हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी स्टोरीज़ आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। मैं चॉकलेट बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करता था। दिन भर में मुझे 30 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था और अलग अलग लोगों से मिलकर हमारी प्रोडक्ट के ऑर्डर लेने होते थे और माल पहुँचाना होता था। कभी कभी एजेंसी का मालिक मुझे बाइक देता और कभी कभी रिक्शे का भाड़ा दे देता था। 3 महीने पहले एक ऐसे भयानक भूत से मेरा सामना हुआ कि तब से मैंने खौफ और डर के मारे बिस्तर पकड़ लिया है। हुआ ये था कि रोज की तरह सुबह में पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो का इंतज़ार करने लगा। तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा उसके अंदर सफ़ेद कपड़ों वाला, घुंघरेले लंबे बालों वाला, काला सा अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उससे कहा कि 4 घंटे का काम है और 10 से 15 जगह पर रुकना पड़ेगा। वो बोला ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठ तो गया, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो उसके साथ जाने से। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप बजाने लगा। वह कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक बजा रहा था और रास्तों में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो निकाल रहा था और मंदिर देखकर गुस्से से चिल्ला रहा था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ तो है, या पागल सा है, या फिर इसके अंदर भूत प्रेत का वास है। मैंने फ़ौरन उसे ऑटो रिक्शा रोकने को कहा, क्योंकि अब मुझे उससे डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि भैया, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो। मैं चालू रिक्शा में चिल्लाने लगा। वो इंसान पागलों की तरह ज़ोर से हंसने लगा और फिर वो पूरी तरीके से अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मुझे घूरने लगा और बोला कि चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर मैं सुन्न पड़ गया। मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी। अब मैं उस रहस्यमयी व्यक्ति के हवाले था। वो मुझे घंटों तक सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शा में घुमाता रहा और अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घूमा और बोला कि तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं? तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। उतर के भाग जा यहाँ से, मेरे ऑटो रिक्शा से, वरना मैं तुझे यहीं खा जाऊँगा। मैं उस ऑटो रिक्शा से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर जाम हो गए थे और सांसें थम सी गई थी। एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह मैं वहीं लाचार बैठकर डरे जा रहा था और उससे सुने जा रहा था। उसने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए अंगूठियों से भरा हुआ पंजा मेरे सर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलकर रोड पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। जब मेरी आंख खुली तो वही उसी ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। मैं अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नज़रों से मेरी ओर देखे जा रहे थे, जैसे मैं कोई शराबी हूँ और दारू पीकर रोड पर गिरा पड़ा हुआ हूँ। मुझ में उठने तक की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाया और वो मुझे वहाँ से उठाकर मेरे घर तक ले आया। आज भी मैं डर के मारे सो नहीं पाता हूँ और जब भी उस साय के बारे में याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है मेरी। दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में
बताना चाहता हूँ। जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म हुए, मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइशें रखना शुरू कर दी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी मेरा साथ दे रही थी, चूँकि 3 साल से हम कहीं पे घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें छुट्टी काफ़ी कम ही मिल पाती है। वैसे मैं तो छुट्टियों के लिए लाचार रहता हूँ और मैंने अभी अभी 12th क्लास भी पास कर ली है। मैं जो किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ घटा था। उसी दिन सुबह करीब 10 बजे मैं, पापा और माँ शांता देवी वाटर पार्क के लिए पहुँच गए। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने फ़ौरन पापा से इस बात की शिकायत की। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। वह तुरंत उसके पास गए और उसे काफ़ी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर घूमने चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरा ही था कि तभी वहाँ मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझको तैरना सिखाओगे? तो मैंने उसे हंसी खुशी हाँ में कह दिया और मैं उसे तैराना सिखाने में व्यस्त हो गया। मेरे पापा और माँ पास ही में रिलैक्स चेयर पर बैठे हुए थे। तभी अचानक पापा ने मुझसे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वह बाहर से कुछ खाना लाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पूल के पास ही बैठा रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आना शुरू हो गया। अब हम दोनों मस्ती में साथ तैरने लगे। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास गई। वो बूढ़ा चौकीदार अब भी वहाँ मेरी ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से डर सा महसूस होने लगा, चूँकि पापा और माँ भी बाहर गए हुए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरे तो नाक में पानी ही चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस पर खूब गुस्सा किया। वह लड़की फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से मैं तो सदमे में आ गया। मेरे दिल की धड़कनें दुगनी तेज़ी से धड़कने लगी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहता था। पता नहीं क्यों, पर कुछ जी सा घबरा रहा था। मैं फ़ौरन पुल के किनारे आकर बैठ गया। वो लड़की अभी भी पानी में थी और बार बार मुझे पानी में आने को मिन्नतें कर रही थी। उसकी उस हरकत के लिए मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर पुल में उतर गया। पुल के अंदर आते ही उसने मुझे फिर से कमर से पकड़ लिया और पुल के बीचों बीच ले गई। मैंने उससे कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं फिर से पानी के अंदर नहीं आऊँगा। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे ज़िंदा नहीं रहने दूंगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाले की बेटा आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पूल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गया हूँ, तो उसने फ़ौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया और तभी वो रहस्यमयी लड़की भी वहाँ से गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ मेरे सामने खड़े थे। मैंने फ़ौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में लाए और वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी
ऑफिस में बुलवा लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की को खोज करवाई, पर वहाँ उस रहस्यमयी लड़की का कुछ भी अता पता नहीं चला। पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार को गिरेबान से पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, चूँकि वही मुझे शरारत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका पॉकेट गिर गया। उसमें उसी लड़की की फ़ोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। फ़ोटो देखकर पापा ने पूछा कि क्या ये वही लड़की थी, तो मैंने उन्हें हाँ में जवाब दिया। अब पापा किसी के रोके रुकने नहीं वाले थे। उन्होंने वहीं अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उसे पूछने लगे कि बता, तेरी बेटी कहाँ है? ये तेरी ही बेटी है ना? जल्दी बता, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं, इसलिए वहाँ अब पता चल गया था, इसलिए कोई भी बीच में उनके बोल नहीं रहा था। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज़ के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वह उसी लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने उस बूढ़े चौकीदार से माफ़ी मांग ली और हम फिर उस वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क के अंदर जाते वक्त बूढ़े चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर के देखे जा रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नज़र आ रही थी, जबकि मैं एक लड़का था। उसकी बेटी जब मेरी तब उसी की उम्र की थी और पापा ने उसे धमकाया। यह उसकी बेटी की भटकती रूह के बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर उस पर हमला कर दिया। मुझे आज उस लड़की की रूह से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता जितना उसको आया। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का भी दोष नहीं था, पर फिर भी हम सलामत बच गए। इसलिए भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अगली बार कोई भी ऐसा व्यक्ति उस लड़की के चंगुल में ना फंसे। दोस्तों, मेरा नाम गिरीश है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। इससे ज़्यादा अपने बारे में और कुछ डिटेल्स मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने साथ हुई वहशीपन की घटना की हकीकत बताने के बाद मैं दुनिया के सामने मजाक बनकर रह जाऊँ। ये उन दिनों की बात है जब मेरा कॉलेज का तीसरा सेमेस्टर शुरू हुआ था। खूबसूरत हसीना के रूप में दिल दहला देने वाली क्रूर आत्मा का आतंक मैंने उस दिन झेला था। सच कहूँ तो मैं उस दिन मौत के मुंह में से वापस आया था। मैं बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे जहाँ पर पार्क बना हुआ था। वहाँ पर मैं नारियल पानी पी रहा था। दोपहर के 1 बज रहे थे। सामने कुछ ही दूर पर एक सुंदर सी लड़की मुझको घूरे जा रही थी। मैंने भी शर्म को साइड में रखकर हाथ से बाय कर दी और स्माइल दे दी। मुझे लगा कि आसपास कोई भीड़ नहीं है और मामला नहीं बिगड़ेगा, तो आराम से 9-2-11 हो जाऊंगा। तभी मेरे पसीने छूटने लग गए, क्योंकि वह हीरोइन टाइप लड़की चलकर मेरे पास आने लगी। मुझे लगा आज तो पक्का सैंडल पड़ेगा या उसकी 5 उंगलियां मेरे गाल पर छपेंगी। पर गजब हो गया। उस लड़की ने आकर मुझसे हाथ मिलाया और सीधा मुझसे बोली कि चलो कहीं और चलते हैं। नारियल पानी वाला उस हूर परी को मेरे जैसे शर्मीले रोमियो के साथ देखकर ऑलमोस्ट कोमा में जाने वाला था और मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुल थी। मैं आधा पिया नारियल फेंक कर उसके साथ लट्टू होकर चलता बना। मैंने फट से बाइक स्टार्ट की। वह भी लपक कर मेरे पीछे वाली सीट पर मुझसे सटकर बैठ गई और हम लोग चल दिए। रास्ते में मैंने उसको पूछा कि कहाँ चलेंगे। उसने कहा कब्रिस्तान ले लो। मैं बोला अच्छा, और वहाँ क्या करेंगे? उसने कहा तेरा खून पीना है मुझे। उसकी
बहकी बहकी बातें सुनकर मेरी थोड़ी थोड़ी फटना शुरू हो गई। फिर भी मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, आफत। मेरा लगातार सवाल पूछना उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने बाइक रुकवा दी और बाइक से उतरकर बोली कि अगर तुमने रास्ते में आगे एक भी सवाल और किया तो तुम्हारे गले से ताज़ा खून चूस लूँगी। एक खूबसूरत लड़की के ऐसे बर्ताव से मैं सदमे में था। मुझे लगा ये शायद सनकी होगी या पक्का इसमें कुछ आत्मा वात्मा का साया होगा। उसने जहाँ बताया वहाँ मैंने बाइक ले ली और उसके उतरते ही मैंने उससे को कहा कि अच्छा चलो मैं जाता हूँ, मुझे काम है। मेरे जाने की बात सुनकर वो पूरी तरह पलट गई और हंसते हंसते बोली कि अरे तुम तो डर गए, मैं तो मस्ती कर रही थी। आओ अंदर आओ, यहाँ अंदर सिर्फ मेरे फादर की कब्र पर मुझे थोड़ा समय बिताना है, फिर चले जाएंगे हम लोग। तो मुझे वापस वहीं पर छोड़ देना जहाँ से लाए थे। अब इमोशनल टच देकर उसने कवर तो कर लिया था, पर मेरी पूरी तरीके से हालत पतली हो गई थी। हिम्मत करके मैं उसके साथ कब्रिस्तान में घुस ही गया। कब्रिस्तान के अंदर अजीब सन्नाटा सा था। वहाँ पहुँचते ही उसने पेड़ की छांव में खड़े होकर अपना रूप बदला। उस लड़की ने अपने बाल बिखरा के खोल डाले और दुपट्टा पेड़ की टाल पर लटका दिया और उसी पेड़ पर उल्टी लटक गई और डायनों की तरह हंसने लगी। मैं तो पागल हो गया और उधर से गेट की ओर भागा। गेट पर पहुंचा तो देखता हूँ वह लड़की बिखरे बाल और लाल आंखों के साथ मेरे सामने खड़ी हो गई थी। मैं कांपने और गिड़गिड़ाने सा लगा, पर वह मेरे सामने से हट ही नहीं रही थी। उसने अजीब विकराल आवाज़ में कहा कि बहुत जवानी चढ़ी है ना तेरे में, आज तेरी सारी गर्मी उतार के ले जाऊंगी। मैं साइड से भागने की कोशिश करने लगा तो उसने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे ज़मीन पर पटक दिया। फिर उसने मुझे ऐसी जगह मुक्का मारा कि मैं बता नहीं सकता। मुझे मुक्के का दर्द कम हुआ था, पर वहाँ एक ज़ोरदार झटका ज़रूर लगा था, जैसे किसी ने बिजली के नंगे तार मेरे घोड़े पलंग पर लगा दिए हों। उसके बाद मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो खुद को कब्रिस्तान में नहीं बल्कि उसी पार्क में पाया जहाँ पर मैंने उसको बिठाकर कब्रिस्तान लेकर आया था। मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। वह लड़की बेहद खूबसूरत होने के कारण बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया करते थे। उस लड़की को कुछ बदमाशों ने रुस्वा करके मार दिया था और वहीं उसकी लाश फेंक दी थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ आने जाने वाले मन चले लड़कों को बाइक से रुकवा कर उनको प्रताड़ित करती है। जब मुझे इस बात का पता चला तो उस दिन से शाम को अकेले मैं कभी भी पार्क में घूमने नहीं आता हूँ। और दोस्तों, मुझे तो अब दिन में भी डर सा लगने लगा है, तो मैं दिन में भी बहुत ही कम पार्क में आया करता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल ये मेरी सच्ची स्टोरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेय है। मित्रों, ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। हम 3 दोस्त उमेश, आशीष और मैं साथ में घूमा करते थे। मेरे दोस्त उमेश के पिताजी हमारे प्रदेश के एक चर्चित नेता थे और उनके कई फार्म हाउस थे जहां वो छुट्टियां बिताया करते थे। एक दिन मैंने उमेश से उसके फार्म हाउस पर घूमने की बात कही तो उसने हाँ कह दिया। हम तीनों दोस्त उमेश की कार में एक दिन उस फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। वो फार्म हाउस हमारे घरों से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब उस फार्म हाउस में पहुँचे तो देखा कि ये तो बहुत पुराना सा है। उमेश ने बताया कि ये फार्म हाउस मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। ये उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड किया करता था।
अब हम अंदर पहुँचे तो देखा कि बंगला तो काफ़ी आलीशान था, लेकिन काफ़ी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने उमेश से पूछा कि यहाँ ताला क्यों लगा, तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाज़ा बंद ही पड़ा है। अब हम सिर्फ एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। तभी आशीष ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। आशीष को गए काफ़ी देर हो गई थी, वो नहीं आया तो हमने सोचा कि वो कहीं बाहर घूमने तो नहीं चला गया। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ कोई आया ही नहीं था। हम वापस अंदर आकर घर का हर कोना ढूंढने लगे। तभी उमेश की नज़र उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। हम उसके पास गए और उससे पूछा कि अरे भाई, ये ताला तोड़ तू उसके अंदर कैसे आया? तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज़ में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लिए उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों डरते कांपते हुए वहाँ से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। हमने तुरंत घर पर फ़ोन किया और घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो 2 दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल सामान्य हो गया। डॉक्टर ने चक्कर आना उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को ये घटना अभी तक नहीं बताई, लेकिन हमने जब आशीष से पूछा तो उसने बताया कि जब उसके दादाजी के कमरे से गुजर रहा था तो उस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसने जैसे ही सब सुनने के लिए दरवाजे में कान लगाया, उसके बाद से उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उधर वो सीधा हॉस्पिटल में ही जागा। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी नहीं गए। हमको एहसास हो गया था कि उमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस में मौजूद है और हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, मेरा नाम सार्थक मिश्रा है और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं हमेशा से एक बहुत शैतान सा बच्चा रहा हूँ और मैं जो मेरे मन में आता था वही करता था, चाहे वो भले गलत ही क्यों ना हो। मैं उस समय 11th क्लास में पढ़ता था और गर्मियों का समय था। हमारे यहाँ गर्मियों में कमरे में बहुत गर्मी सी लगती थी, इसलिए अधिकतर लोग बिस्तर लेकर छत पर ही सोया करते थे। मैं भी एक रात 8 बजे ही बिस्तर लेकर छत पर चला गया और उस समय छत पर कोई भी नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने को आते थे। मैंने कुछ देर फेसबुक चलाई और बाद में तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय मैं दूसरे माले की छत पर सोया हुआ था, क्योंकि तीसरे माले पर कोई सोता नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोगों को रात को डरावनी आवाज़ें आया करती थी। मैं भी 2 बार तीसरे माले की छत पर सोया था, लेकिन डर के मारे मुझे वहाँ नींद ही नहीं आती और बहुत बुरे सपने आते थे मुझे। इसलिए मैंने दूसरे माले की छत पर
सोना शुरू कर दिया, जिससे मुझे नींद आ जाती। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और निक्कर पहने मेरे चारों ओर घूम रहा था और मुझे उसके सिर्फ पैर नज़र आ रहे थे, और जब चेहरे की तरफ देखा तो उसका सर ही गायब था। अचानक मैं उठ गया और मेरे सामने से गायब सा हो गया वो। मैंने शायद वो सपना देखा होगा, लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैं पसीने से तरबतर हो गया। जब मैंने चारों ओर देखा तो देखकर सन्न रह गया। उस रात छत पर कोई था भी नहीं। मैं समझ गया कि आज मैं खतरे में हूँ, इसलिए अपने कमरे में चले जाना ही मैंने बेहतर समझा। जल्दी से बिस्तर समेटकर मैं छत से नीचे उतरा और अपने कमरे में चला गया और सो गया। हालांकि डर के मारे उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने सुबह सारी बात मम्मी को बताई कि रात को हवा घूमती है और कमज़ोर को देखकर हमला बोलती है, कुछ सिर्फ दिखाई देती है और कुछ हमला बोल देती है। ऐसा मेरी मम्मी ने मुझको समझाया। अब मैं समझ गया कि मेरी हिम्मत के आगे वो ताकत मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। उस रात के बाद वो बच्चा मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात मेरा दोस्त उस तीसरे माले पर फ़ोन पर बात कर रहा था कि अचानक उसे सामने कोई औरत मुंह झुकाए दिखाई दी, और उसे देखते ही वो घबरा गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसने मुझे ये सारी बात बताई तो मैं सोच में पड़ गया कि तीसरे माले पर औरत का भूत और दूसरे माले पर बच्चे का भूत कैसे हो सकता है। मैंने इस जगह के बारे में पता किया तो पता चला कि कई सालों पहले इस इलाके में जंगल हुआ करता था और उसके बाद इस जगह को शमशान में तब्दील कर दिया था। लेकिन शहरीकरण के कारण यहाँ मकान बनाए गए, लेकिन कुछ लोगों की आत्मा आज भी इस इलाके में मौजूद है। हालांकि अब मुझे छत पर सोने का समय मिलता भी नहीं है, लेकिन आज भी घटना याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशदीप सिंह है और मैं मध्य प्रदेश के सिवनी का रहने वाला हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे जब मैं 10th क्लास में फर्स्ट आया था तो मुझे जबलपुर ज़िले में एक हॉस्टल में रखा। उस हॉस्टल में कुछ ही दिनों में मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए। इन सब दोस्तों में से शुभाऊ चटर्जी मेरा सबसे प्रिय मित्र बना, जो कि कोलकाता का रहने वाला था। हम दोनों एक ही रूम में रहा करते थे और खूब हंसी मजाक भी किया करते थे। एक दिन शुभाऊ के घर से फ़ोन आया कि उसकी बड़ी बहन की शादी की तारीख तय हो गई है। शुभाऊ बहुत खुश हुआ और उसने सभी दोस्तों को कोलकाता आने का न्योता दिया। कुछ दिनों बाद वह प्रिंसिपल को शादी की बात कहकर 10 दिनों के लिए कोलकाता चला गया। हम सभी दोस्त उसकी बहन की शादी में सम्मिलित ना हो पाने से काफ़ी दुखी थे, लेकिन इतनी दूर जाना संभव नहीं था। शुभाऊ 15 दिन बाद वापस लौटा। हम सभी उसको देखकर काफ़ी खुश थे, लेकिन शुभाऊ कोलकाता से आने के बाद काफ़ी दुखी रहने लगा था और किसी से बात भी नहीं करता था। कुछ भी बात बोलने पर सिर हिला दिया करता था। हम सभी दोस्त उसके व्यवहार से काफ़ी सदमे में आ चुके थे। वो दिन भर गायब हो जाता था और बस रात को ही नज़र आया करता था। एक दिन शुभाऊ के परिवार के लोग आ गए हॉस्टल में। मैंने उनसे कहा कि शुभाऊ तो हॉस्टल में अभी नहीं है, वो शाम तक आएगा। तभी उसके परिवार वालों ने आश्चर्य से कहा कि वो यहाँ कैसे आ सकता है, और रोते हुए बोले कि शादी के 2 दिन बाद सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है और हम उसका सामान लेने आए हैं।
ये सुनकर हम सभी दोस्तों के पाँव तले ज़मीन खिसक गई और हम कुछ बोले इससे पहले ही हमारी बोलती बंद हो गई। उस दिन के बाद हमने शुभाओं के भूत को कभी नहीं देखा और मैं जिस रूम में रहता था वो भी बदल लिया। शुभाओं को उस हॉस्टल से काफ़ी लगाव था, इसलिए मौत के बाद भी वो हॉस्टल को नहीं भूला और अपनी आत्मा को लेकर हॉस्टल में पहुंच ही गया और हम सब दोस्तों को दिखाई भी दिया। पर मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि मेरा दोस्त शुभाऊ इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं रौनक आपको अपने साथ घटी एक सच्चे डरावने हादसे के बारे में रूबरू करवाना चाहता हूँ। दोस्तों मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे बचपन से ही ट्रेन में सफ़र करने का बहुत शौक़ था और एक हादसे की वजह से आज मैं ट्रेन के पास जाने से भी घबराता हूँ। ये हादसा तब का है जब मेरे दादाजी का देहांत हो गया था और वो उस समय यूपी में थे। मुझे उनका शोक संदेश बदाऊं से 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थी और मुझे बड़े जोरों की ठंड भी लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछताछ करने लगा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचना चाहता था ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो बोली, मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से भाग जा। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था। ये औरत इतनी रात को इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है? जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया तो वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद करवा दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर सा गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और वो बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। ये कहते ही वो ज़ोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं ज़ोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए हो वो एक डायन थी। आज तुम बच गए। ये आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कट कर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इसी ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ चुका था और ट्रेन में बैठकर दादी के वहाँ पर चला गया। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर सा लगने लगा है।